छात्रों, मैं आपको आज अकाउंट्स विषय के अंतर्गत ब्रांच अकाउंट के बारे में कुछ बता रहा हूँ। ब्रांच किसको कहते हैं? ब्रांच कहते हैं कि जब कोई व्यवसायी किसी शहर मॉल में व्यवसाय कर रहा होता है और वो अपने व्यवसाय के क्षेत्र को बढ़ाना चाहता है, ग्राहकों की सुविधाओं को देखते हुए दूसरे जगह उसी तरह के व्यवसाय को आरंभ करता है, तो इसे हम ब्रांच कहेंगे। जिस तरह से कोई वृक्ष सीधे जा रहा है, उसी का एक टहनी बाएं दाएं चला जाता है, तो हम उसको शाखा बोलते हैं। ठीक उसी तरह से कोई व्यवसायी अपना व्यवसाय कर रहा होता है और वो अपने उसी व्यवसाय को दूसरे जगह अपने एक व्यवसाय प्रतिष्ठान खोलकर व्यवसाय करता है, तो इसको हम शाखा कहेंगे। शाखा हमेशा प्रधान कार्यालय के निर्देश के अनुसार काम करता है। कुछ विशेष परिस्थिति में कुछ स्वतंत्रता होती है। तो हम ब्रांच के बारे में बोलेंगे कि ब्रांच जो होता है 3 तरह का होता है। डिपेंडेंट ब्रांच, आश्रित ब्रांच। दूसरा होता है इंडिपेंडेंट ब्रांच, जो स्वतंत्र ब्रांच है। और तीसरा होता है विदेशी शाखा, फॉरेन ब्रांच। फॉरेन ब्रांच को हमें नहीं पढ़ना है, वो मेरे सिलेबस में नहीं है। तो जो डिपेंडेंट ब्रांच होता है वो 3 तरह से चलाए जाते हैं। डिपेंडेंट ब्रांच इसलिए कहा जाता है उस ब्रांच को हर एक चीज़ के लिए आवश्यक इंस्ट्रक्शन हेड ऑफिस से लेता है और हेड ऑफिस के इंस्ट्रक्शन के आधार पर ही काम करता है। अपनी इच्छा से कोई भी कार्य वो नहीं करता है, इसलिए डिपेंडेंट बोलते हैं। तो मान लीजिए कि पहले तो हेड ऑफिस उस ब्रांच को माल भेजेगा। यहाँ पर एक बात इंगित कर दें कि ब्रांच का खाता बनाते समय, लेखा करते समय, यदि प्रश्न में ब्रांच के शहर का नाम दिया हुआ है, जैसे पटना, भागलपुर, गया, तो आप उस नाम को जोड़ के बोलेंगे गया ब्रांच अकाउंट डेबिट, पटना ब्रांच, भागलपुर ब्रांच। लेकिन हम यहाँ पर कोई शहर नहीं है, इसको मानते हुए हिसाब बनाते हैं। तो जब हेड ऑफिस ब्रांच को माल भेजता है कॉस्ट प्राइस पर, जो डिपेंडेंट ब्रांच हैं वो 3 तरह से चलाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, डिपेंडेंट ब्रांच 3 तरह से चलाए जाते हैं। ऐसा ब्रांच जो हेड ऑफिस से लागत मूल्य पर माल पाता है और केवल नगद बेचता है। ब्रांच रिसीविंग गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस एट कॉस्ट प्राइस एंड मेकिंग कैश सेल्स ओनली। दूसरा होता है ब्रांच रिसीविंग गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस एट कॉस्ट एंड मेकिंग कैश एंड क्रेडिट सेल्स बोथ। थर्ड होता है ब्रांच रिसीविंग गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस एंड मेकिंग कैश एंड क्रेडिट सेल्स बोथ। इनवॉइस प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट में कुछ प्रतिशत लाभ को जोड़ दिया जाता है। तो आपको 3 तरह से हुआ। एक हुआ ब्रांच रिसीविंग गुड्स एट कॉस्ट एंड मेकिंग कैश सेल्स ओनली। दूसरा हुआ ब्रांच रिसीविंग गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस एट कॉस्ट एंड मेकिंग कैश एंड क्रेडिट सेल्स बोथ। थर्ड हुआ ब्रांच रिसीविंग
गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस एंड मेकिंग कैश एंड कैशेस बोथ। ये 3 तरह के जो ब्रांच हैं वो डिपेंडेंट ब्रांच के अंतर्गत आते हैं। तो उसी में पहला बता रहे हैं कि जो केवल नगद बेचने का काम करता है, यानी ऐसा ब्रांच जो माल तो हेड ऑफिस से पाता है कॉस्ट प्राइस पर और केवल नगद बेचता है, तो उसी का पहला एंट्री। और यहाँ ध्यान रखेंगे कि इसको हेड ऑफिस के बुक में हम बना रहे हैं एंट्री, हेड ऑफिस बुक में, यानी उस सबसे ऊपर हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस जब माल भेजता है ब्रांच को, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच। नरेशन में क्वांटिटी एंड रेट लिखेंगे, बीइंग इतना गुड्स एट द रेट ऑफ इतना सप्लाइड टू ब्रांच। सप्लाइड वर्ड इसलिए लिखते हैं कि माल बेचने के लिए भेजा गया, बेचा नहीं। हेड ऑफिस माल उसको बेचने के लिए भेजता है, इसलिए सप्लाइड वर्ड यूज होता है। तो पहला एंट्री हुआ माल भेजने का। दूसरा है हेड ऑफिस कुछ कैश भेज देता है ब्रांच को आवश्यक खर्च करने के लिए, तो वहाँ पर करेंगे ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब तीसरा है कि ब्रांच माल बेचता है, तो माल वो केवल कैश बेचेगा और कैश बेच के वो रुपया भेज देगा हेड ऑफिस को, यानी ब्रांच से कैश पा रहा है हेड ऑफिस, तो कैश आ रहा है, कैश अकाउंट को डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। नरेशन लिख देंगे, बीइंग कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ ब्रांच। अब उसके बाद उसके यहाँ जब माल बच जाता है, जो बिकता नहीं है, रह जाता है हिसाब बनाने समय तक में, उसको हम लोग अनसोल्ड स्टॉक या ब्रांच स्टॉक भी कहते हैं। तो अब कैश भी मान लीजिए कुछ बच गया, तो उस बचे हुए के लिए एंट्री करेंगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, बीइंग एंट्री फॉर स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक एंड रिमेनिंग कैश। उसके बाद हम प्रॉफिट निकालेंगे या लॉस जो होता है, तो ब्रांच अकाउंट बनाकर अगर ब्रांच का क्रेडिट टोटल ज़्यादा होता है ब्रांच के डेबिट से, तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट हुआ तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके विपरीत यदि लॉस होता है, अर्थात ब्रांच अकाउंट के टोटल डेबिट ज़्यादा होता है क्रेडिट से, तो लॉस हुआ। तो लॉस के लिए एंट्री करेंगे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। अब अंत में जो हम माल भेजते हैं, शुरू में जो बताया गया था ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड सप्लाइड, तो गुड सप्लाइड को हेड ऑफिस अपने ट्रेडिंग अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र करेगा, क्योंकि सभी ब्रांच से या अपना से करने के बाद हेड ऑफिस फाइनल अकाउंट बनाता है, तो उसमें वो इसको ट्रेडिंग अकाउंट में दिखलाएगा। इसके लिए एंट्री करेंगे गुड सप्लाइड अकाउंट डेबिट टू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट। अगले वर्ष जो ये क्लोजिंग स्टॉक एंट्री हमने कहा, ब्रांच स्टॉक, ब्रांच कैश टू ब्रांच, वही अगले वर्ष उसका ओपनिंग हो जाएगा। तो उसके लिए एंट्री करेंगे ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक टू ब्रांच कैश, यानी वर्तमान वर्ष का क्लोजिंग अगले वर्ष का ओपनिंग हो जाएगा। उसके बाद इसके लेजर में मात्र ब्रांच अकाउंट बनाना है। तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं ब्रांच अकाउंट। सबसे ऊपर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, उसके बाद लिखेंगे ब्रांच अकाउंट, उसके 2 पार्ट बनाएंगे, एक डेबिट एक क्रेडिट।
डेबिट में जैसे जैसा अगर हिसाब में होगा तो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ रहेगा तो टू ओपनिंग स्टॉक, टू ब्रांच कैश, जो भी स्टॉक है कैश है उसको लिख लीजिए। उसके बाद टू गुड सप्लाइड लिख लीजिए। उसके बाद जो कैश भेजता है टू कैश लिखिए। क्रेडिट साइड में सेल किया हुआ जो रुपया है कैश, बाय कैश लिखिए। और क्लोजिंग स्टॉक जो माल हिसाब बनाने तक में नहीं बिका, बच गया, उसको लिखिए। तत्पश्चात क्रेडिट का टोटल और डेबिट का टोटल दोनों में देख लीजिए किसका ज़्यादा साइड है। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, तो क्रेडिट साइड का टोटल कर लीजिए। और डेबिट साइड में जितना शॉर्ट करा दोनों का डिफरेंस अमाउंट जो होगा डेबिट क्रेडिट का, वो वहाँ पर डेबिट लिखा जाएगा टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यदि डेबिट ही ज़्यादा होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे जनरल प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो कहीं एक ही जगह लिखाएगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। डायरेक्ट लेजर भी आप बना सकते हैं ऐसा ही। अगले हम भाग में आगे की चीज़ बताएंगे अगले लेक्चर में, जिसमें कि कॉस्ट एंड क्रेडिट। और हालांकि दोनों में कोई ख़ास अंतर नहीं है। मान लीजिए जिसमें कि ऐसा ब्रांच जिसको कि क्रेडिट सेल करने के लिए भी दिया जाता है, तो ऑलमोस्ट लगभग यही एंट्री होती है। केवल उसमें एक डेटर अकाउंट बढ़ जाएगा क्रेडिट सेल के लिए। क्रेडिट सेल के लिए डेटर अकाउंट बढ़ जाएगा, यानी जब हम जिसको बेचते हैं वो हमारा डेटर हुआ, जिससे हम उधार माल बेचते हैं वो हमारा डेटर हुआ। तो एक डेटर अकाउंट बनाने की ज़रूरत पड़ती है। वो भी कब पड़ेगा ज़रूरत, हमेशा नहीं पड़ता है। अगर सारा इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है तो डेटर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, ये माने ओपनिंग डेटर जो पहले से है, क्लोजिंग जो बाद में है, और कैश जो डेटर दिया है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। अगर ये तीन चीज़ दिया हुआ है तो डेटर अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन तीनों में से कोई एक चीज़ की भी कमी है तो एक डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप क्रेडिट सेल करते हैं तो क्रेडिट सेल के लिए एक लेजर बनेगा जिसको कि डेटर अकाउंट बोलते हैं। तो ऑलमोस्ट वही है। इसको इसके जगह पर आप जैसे जितना बताए ब्रांच अकाउंट का लेजर डायरेक्ट, तो उसमें ओपनिंग स्टॉक जहाँ पर लिखाया ओपनिंग स्टॉक कैश, वहाँ पर ओपनिंग डेटर लिख दीजिए। क्रेडिट साइड में बाय कैश जो सेल वाला लिखे थे तो दो तरह लिखिए, बाय कैश में सेल्स और रिसीव फ्रॉम डेटर, जो कैश डेटर से रिसीव करते हैं वो दोनों को टोटल करके लिखिए। अब बचा हुआ में आप ब्रांच डेटर लिख दीजिए, यानी तीन चीज़ आइटम बढ़ जाता है जो पिछले में बताया है उससे। ओपनिंग डेटर जो डेबिट साइड में लिखाएगा, क्लोजिंग डेटर जो ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट में लिखाएगा, और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर जो कैश सेल है उसी के साथ में लिखेंगे। तो क्रेडिट सेल में जो ब्रांच, ऐसा ब्रांच जो कि उधार और नगद दोनों बेचता है, उसमें इतना ही फर्क पड़ता है। इसके बाद आगे क्लास में हम इनवॉइस प्राइस बताएंगे, तो उसमें आपको ये बात फिर और अच्छा समझ में आ जाएगा क्रेडिट सेल वाला। इसे आप समझ ही गए होंगे, फिर भी किताब से संपर्क करेंगे, देखेंगे जहाँ तक हो सकता है। थैंक यू।